नमस्कार साथियों। आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड 2025 के ग्रुप ए के जीके के प्रश्न पत्र को हल। इसमें गणित इसमें कुल 75 प्रश्न आए थे, जिसमें से 10 प्रश्न है गणित के। तो उन 10 प्रश्नों का हम बहुत ही डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो आपके आगे आने वाले पेपर में 3 जून को ग्रुप बी के प्रथम प्रश्न पत्र में आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। इस टाइप के प्रश्नों को हम स्मार्ट सॉल्यूशन, और इसी टाइप के प्रश्न आपके आगे आने वाले एग्जाम में आएंगे, तो इसको सॉल्यूशन देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो भी विद्यार्थी आगे ग्रुप बी के प्रश्न पत्र में शामिल होने जा रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो हम शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। टोटल 10 क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक घनाकार आइसक्रीम बॉक्स की भुजा 22 सेंटीमीटर है तथा इस आइसक्रीम को कुछ समान शंकुओं, जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, में किनारे तक भरा जाता है। ऐसे शंकुओं की संख्या क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको करवा रखे हैं इस यूट्यूब चैनल पर। इसमें क्या होता है, जो भी आपके घन का आयतन है, वो इन सभी जितने भी शंक्वाकार आइसक्रीम है, उन सब के आयतनों के योग के बराबर होगा। तो हमें शंकुओं की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर संख्या मतलब एन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, जो बड़ी आकृति है, बड़ी क्या है, घन, उस घन का आयतन। इस घन के आयतन के अंदर अपन जो भी शंक्वाकार आइसक्रीम है, यानी उस शंकु का आयतन का भाग दे देंगे, तो आपके जितनी ये शंकुओं की संख्या होगी वो संख्या आ जाएगी। बड़ी आकृति के आयतन में जो भी आप छोटी छोटी आकृति में आइसक्रीम भर रहे हो, उसका भाग दे देंगे, तो आपके एन का मान आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो इसका ध्यान रखना आप। देखो, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन की भुजा कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। तो आपका घन का आयतन हो गया 22 का क्यूब, यानी 22 गुणा 22 गुणा 22 बट्टा, नीचे आएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 गुणा पाई। पाई मतलब 22/7, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर कितनी है? शंकु की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर यानी 2 गुणा 2, और ऊंचाई एच कितनी है आपकी? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो कट रहा है, ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया। ये 3 इधर बट्टा में, बट्टा वाला ऊपर चला जाता है, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर। इसको हल करो। 3 गुणा, फिर ये 22 से ये 22 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल 11 बार, और इस 2 से ये 22 कैंसिल 11 बार। तो ऊपर कितना बचा? ऊपर बचा 3 गुणा 11 गुणा 11। बस 11 गुणा 11 होता है 121। 3 गुणा 121 आपके हो गया 363। तो कुल 363 ऐसे शंकु हो गए। तो इसका सही उत्तर होगा ये। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके आगे आने की भी बहुत ज्यादा संभावना है, आगे आने वाले पेपर में भी। तो इस टाइप से आपको इनका आयतन बराबर करके इस क्वेश्चन को हल करना है। इससे अगला दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। ये देखिए, माध्य का ये प्रश्न भी बहुत शानदार है। देखो, n प्रेक्षणों का माध्य है x बार। यदि प्रथम प्रेक्षण में 1 की कमी, द्वितीय में 2 की कमी, तृतीय में 3 की कमी, और इसी प्रकार लगातार कमी की जाती है, तो नया माध्य क्या होगा? तो जो भी आपका नया माध्य होगा वो होगा, देखो, पुराने माध्य को छेड़ना ही नहीं है। x बार है वो x बार अपनी जगह है। इसमें क्या हो रही है? हर जगह कमी हो रही है, इसका मतलब नया माध्य कम हो जाएगा। नए माध्य में कुछ ना कुछ कमी होगी। तो हो क्या रहा है, क्या क्या कमी हो रही है? पहले में -1 की कमी, फिर -2 की कमी, फिर -3 की कमी, ऐसे चलते चलते n प्रेक्षण है, तो आपके -n तक ये कमी हो जाएगी। तो फिर मैं जो भी ये कमी हो रही है, इनका माध्य अलग से निकाल लेता हूँ। कमी यानी ये माइनस कॉमन ले लिया, कमी हो रही है। इन सभी संख्याओं का योग कितना है? इनका योग है 1 2 3 4 n तक, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। और प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n गुणा n+1/2। ये आ गया इन सभी संख्याओं का योग, जिन जिन की कमी हो रही है उनका योग। योग में अपन किसका भाग देते हैं? प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? n। n का भाग दिया, इस n से n कैंसिल हो गया, यानी ये जो भी कमी की जा रही है उनका आपके माध्य आ गया n+1/2। जिन भी संख्या की हमने कमी की, उन सब का माध्य आ गया n+1/2। पहले आपका माध्य था x बार, नया माध्य क्योंकि ये कम हो रहा है, तो ये माध्य इसमें से घटा लेते हैं, n+1/2। तो आपका नया उत्तर हो जाएगा, या नया माध्य आ जाएगा x बार माइनस n+1/2। ये थे। यदि ये सब में वृद्धि करता, तो फिर आपका उत्तर हो जाता x बार प्लस n+1/2। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये पहले भी आया हुआ है,
और अभी भी ये एग्जाम आया है, तो आगे भी इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं आपके। अगला प्रश्न देखिए, ये देखो, 3 सही 1/x माइनस वाई सही 2/5 बराबर 2 सही 3/5 हो तो एक्स वाई का मान क्या है, जहां एक्स और वाई वास्तविक संख्या है तथा एक्स बराबर नहीं है 0। ये इसने इतनी इंफॉर्मेशन दी। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। देखो, मिश्रित भिन्न को हल करना, ये मिश्रित भिन्न है, 3 सही 1/x क्या है, मिश्रित भिन्न है। इसको हल करना एक तरीका होता है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 3 अलग है प्लस 1/x, ये इसका दूसरा रूप होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। कभी भी आपको ऐसे लिखा हुआ है ना 2 सही 3/4, तो इसको दूसरी भाषा में आप ऐसे लिख सकते हो, 2 अलग प्लस का 3/4। इस टाइप को यूज करके अपन इन क्वेश्चन को हल करेंगे। देखो, 3 सही 1/x का मतलब है 3 प्लस 1/x, फिर आगे माइनस वाई सही 2/5 का मतलब है वाई प्लस 2/5, फिर आगे 2 सही 3/5 का मतलब है 2 प्लस 3/5। इन सबको हल करो, 3 + 1/x, ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, माइनस का वाई माइनस का 2/5 बराबर में 2 प्लस का 3/5। अब चर चर को इधर रखो, एक्स वाई को इधर रखो, बाकी सब को उधर भेज दो। तो देखो, इधर हम रखते हैं केवल 1/x माइनस वाई, और बाकी सभी संख्याओं को उधर भेज देते हैं। 2 + 3/5 पहले से इधर है, ये 2/5 इधर माइनस का उधर जाते ही प्लस का 2/5, ये 3 इधर प्लस का उधर जाते ही माइनस का 3। अब इसको हल करो। देखो, 3/5 प्लस 2/5, ये कितना हो गया, 5/5। 5/5 का मतलब कितना होता है, 1, तो 2 + 1 माइनस का 3। 1/x माइनस वाई का मान है 2 + 1 माइनस का 3, यानी 3 माइनस 3 यानी 0। तो आपके 1/x माइनस वाई का मान आ गया 0। तो इसको आगे हल करो। यदि मैं y को उधर भेज देता हूं, तो ये 1/x और ये y इधर माइनस का उधर जाते ही किसका हो जाएगा, प्लस का y। 1/x बराबर क्या हो गया, y। अब आपको पूछा एक्स वाई का मान, तो इधर ये x भाग में है, उधर जाते ही गुणा में चला जाएगा, इधर बचेगा 1 बराबर x गुणा y यानी एक्स वाई। तो आपके एक्स वाई का मान कितना आ गया, 1। तो इस टाइप के प्रश्न को ऐसे हल करना है। पहले आपको ये मिश्रित भिन्न हल करनी आनी चाहिए आपको। 3 सही 1/x को अपन ऐसे लिख सकते हैं। इस टाइप से करोगे तो ये बहुत आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक परिवार में पी क्यू आर एस टी यू 6 सदस्य है। पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है। इसमें आपको ध्यान रखना है, क्यू ये है और पी इसका पिता है। पी के ऊपर मैं लगा देता हूँ प्लस का चिन्ह, यानी पी मेल है। एस की शादी आर से हुई है जो कि टी की माता है। एस की शादी आर से हुई है जो कि टी की माता है, यानी एस टी की माता है। एस माता है और शादी हुई है आर से, यानी आर, और एस माता है तो एस फीमेल है, और आर को के लिए प्लस लगा देता हूँ। और एस किसकी माता है, टी की माता है। ये टी की माता है, इसका मतलब टी इन दोनों का पुत्र है। पुत्र है या जो भी है, लेकिन टी इनका सन है वो ऐसे। यू टी के दादा है। यू टी के दादा, इसका मतलब यू इनके पिता है। यू टी का दादा होने का मतलब क्या हो गया, यू आर का क्या है, पिता है। प्लस आर तथा पी भाई है, ये दोनों भाई हैं और ये इनका पिता है, तो ये पी का भी क्या हो गया, पिता हो गया। यू क्यू से किस प्रकार संबंधित है। अब क्यू क्या है, क्यू पी का बेटा है, या क्यू का पिता है पी और पी का पिता है यू, तो यू क्यू का लगेगा दादा। आपका सीधा उत्तर आ गया दादा। तो ये तो एक बहुत ही आसान प्रश्न था, ब्लड रिलेशन से बहुत ही आसान प्रश्न था, इसको आप देख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, ये रेखिक समीकरण से ये भी एक शानदार प्रश्न आया। रेखिक समीकरण का युग्म, ये पूरा युग्म है, ये संपाती रेखाएं दर्शाता है, तो ए तथा बी का मान बताना है। देखो, ये मैंने आपको तीनों शर्तें बताई थी। दो रेखिक समीकरण यदि आपके a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, तीन सिचुएशनें बनती है। यदि इनसे बनने वाली रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद
जिसको हम कहते हैं एद्वितीय हल। या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो या फिर इनका क्या हो, एद्वितीय हल। वो शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तब तो आपके ये एक बिंदु रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और हल क्या होगा, एद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल होगा। या फिर कोई हल नहीं, कोई हल नहीं तो रेखाएं होगी आपके समांतर। उसकी शर्त है आपके a1/a2 तो बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के। तीसरा होता है रेखाएं संपाती। रेखाएं क्या हो, संपाती हो, एक के ऊपर दूसरी, और इसका हल होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। उसकी जो शर्त होती है वो आपके होती है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। तो ये तीनों शर्तें आपको याद रखनी है और इन शर्तों पर ही क्वेश्चन आ रहा है। ये तीनों शर्तें मैंने पढ़ी है आपको, इनको ध्यान से देखो एक बार। अब इसमें क्या रेखाएं संपाती है, मतलब ये गुणांक बराबर होंगे बस। इसका गुणांक, इसमें a1 क्या है, 2/a2 x का गुणांक, दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक है a माइनस बी, यानी 2/a-b बराबर y का गुणांक कितना है, 3। इधर y का गुणांक क्या है, a प्लस बी, y के आगे लिखा हुआ a प्लस बी बराबर। अब ये जो अचर पद या तो दोनों तरफ ये बराबर के उस तरफ होना चाहिए या फिर दोनों तरफ ये बराबर के इस तरफ होना चाहिए। तो दोनों, यदि ये बराबर के उस तरफ है तो नीचे वाला भी बराबर के उस तरफ होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7/3a प्लस बी माइनस 2। इसको ऐसे नहीं करना है कि मान लो ये एक तो 7 - 7 बराबर 0 करके इधर आ जाए और एक में इधर रहे, तो अपन को सीधा नहीं लिखना है, पहले इनको एक तरफ लाना है, या तो बराबर के उस तरफ या बराबर के इस तरफ, इस टाइप से। अब इसको अपन आगे आराम से हल कर सकते हैं। देखो, हमें ए और बी के मान निकालने, वो अपन यहाँ से यूज करके निकाल सकते हैं, ए और बी। अब इनको अपन ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, आगे अपन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ए और बी दोनों के आपके पास ऑप्शन है। तो देख लो किन ऑप्शनों में ये तीनों मान बराबर आ रहे हैं। पहले वाला ऑप्शन देखो, 5 और 1, तो 2/5 - 1 यानी 2/4, 3/5 + 1 यानी 3/6 बराबर 7/3a, मतलब 15 + 1 16, 16 - 2 यानी 14। हर एक में देखो आपका 1/2 आ रहा है, 1/2, 2 का भाग 4 में 2 बार, 3 का भाग 6 में 1/2, 7 का 1/2। तो ऑप्शन सेटिस्फाई से अपना एक ऑप्शन सही हो गया। बाकी इसको हल कैसे करोगे, यदि पूरा हल करना चाहते हो तो पहले इन दो की तुलना करो, फिर इनमें से किसी और की तुलना करवा दो, उससे आपका इक्वेशन हो जाएगा। जैसे देखो, इन दो की तुलना करो पहले, इससे क्या आएगा, वज्र गुणा करो इनका, 2a प्लस 2b बराबर, ये 3 इससे गुणा होगा 3a माइनस का 3b। इनको हल करो, 2a को इधर भेज दो, इधर 3a, 3a 2a माइनस a, इधर a आ जाएगा, 2b इधर माइनस का 3b, इधर माइनस का, इधर आते ही प्लस का, तो 2b प्लस का 3b यानी 5b। यहाँ से तो हमें एक चीज पता चली है, a आपके बराबर है 5b के, यानी ए बी का 5 गुना है, ए बी का 5 गुना है। तो ये देखो क्या नहीं हो सकता, यदि बी 1 है, ऑप्शन 3 नंबर देखो, यदि बी 1 है तो ए 5 होना चाहिए, ये गलत हो गया। बी -1 है तो ए -5 होना चाहिए, ये यहाँ से गलत हो गया, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं इधर। तो अपन को एक और समीकरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ से, इसको इस्तेमाल कर लो आप। जहां जहां आपके ए है वहां आपको 5 भी रख लेना है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। 2a माइनस बी बराबर 7, 3a प्लस बी माइनस 2। अब इनको अपन सीधा मान रख देंगे, जहां जहां आपका ए है वहां 5 भी मान रख देंगे। तो 2/a की जगह लिख दिया 5b, 5b माइनस बी हो गए 4b बराबर 7/3a। का मान है 5b, तो 3a का मान हो जाएगा 15b प्लस का b माइनस का 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2b बराबर आपके आ गया 7/16b माइनस का 2। इनको वज्र गुणा कराओ, वज्र गुणा कराएंगे तो 16b माइनस का 2 बराबर आपके आ गया 7 × 2 यानी 14b। 16b माइनस का 14b, इधर बच गया 2b, और ये माइनस का 2 उधर आते ही प्लस का 2, तो आपका b का मान आ गया 1। और जब b का मान आपका 1 आ गया तो आपका a का मान कितना हो गया, 5 × 1 यानी 5। तो b बराबर 1 और
ए बराबर 5 आपका सही उत्तर है। इस टाइप से इस प्रश्न को कर सकते हो। इन तीनों शर्तों को जरूर याद रखना। इन तीनों शर्तों में से वापस आपके कोई ना कोई क्वेश्चन और आ सकता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। 50 सेंटीमीटर लंबाई का एक रोलर का व्यास 21 सेंटीमीटर है। रोलर रोलर होता है बेलनाकार, उसका व्यास क्या दे दिया आपको? व्यास दे दिया आपका 21 सेंटीमीटर। तो आपकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। आर यानी आपकी त्रिज्या हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। यदि एक मैदान को समतल करने में ये 300 पूर्ण चक्कर लगाता है, तब समतल करने की दर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर होने पर समतल में होने वाली लागत क्या है? देखो, ये बेलन 300 पूर्ण चक्कर लगाता है और मैदान को समतल करना है, और हमें इसने कितने मैदान को समतल किया उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्षेत्रफल होगा इसके, जैसे ही रोलर एक चक्कर पूरा करता है तो वो अपने एक वक्र पृष्ठ के बराबर घूमता है, एक वक्र पृष्ठ के बराबर। ऐसा ही इसने यदि 300 पूरे चक्कर लगाए हैं तो उस समतल, जो भी समतल कर रहा है उस मैदान का क्षेत्रफल, जो समतल मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा वो आपके होगा 300 गुणा एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समतल मैदान का क्षेत्रफल होगा, एक चक्कर में एक बेलन अपने वक्र पृष्ठ के बराबर क्षेत्रफल तय करता है, तो 300 चक्कर में कितना करेगा? 300 गुणा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 300 गुणा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आ जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). तो यहाँ से अपन हल करना शुरू करते हैं। जो भी क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 300 गुणा 2 गुणा पाई का मतलब 22/7 गुणा आर का मतलब 21/2 गुणा एच का मतलब, एच यानी कितनी लंबाई है, रोलर की जो लंबाई है वही उस बेलन की ऊंचाई होगी। कितनी लंबाई है? 50 सेंटीमीटर। अब देखो, ये आ गया पूरा इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, और ये किस में आया? वर्ग सेंटीमीटर में। ये सब ऊंचाई और आपको सेंटीमीटर में दी हुई है, तो ये क्षेत्रफल आया है वर्ग सेंटीमीटर के अंदर। आगे इसने कहा है समतल करने की दर है 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर, यानी एक वर्ग मीटर को समतल करेगा तो वो 30 रुपये में लगेंगे। तो अपने पास जो भी है वो वर्ग सेंटीमीटर में है, तो पहले इस सेंटीमीटर को यदि मैं मीटर में बदलना चाहता हूँ तो आपको भाग देना पड़ेगा। देखो, एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो एक मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे? 100 गुणा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यदि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है तो फिर आपको 100 गुणा 100 का भाग देना पड़ेगा। बस ये आ जाएगा आपका क्षेत्रफल 300 गुणा 2 गुणा 22/7 गुणा 21/2 गुणा 50 गुणा 1/100 गुणा 100, ये आपका हो गया मीटर स्क्वायर में। फिर एक मीटर स्क्वायर का रुपए लगते हैं 30, तो इतने का कितना लगेगा? गुणा करवा देंगे 30 है, ये इतने गुणा है बस। इसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो, इनको काटना स्टार्ट करो। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, ये दो जीरो से ये दो जीरो, नीचे आपका 7 21 बार, फिर 2 से 2 कैंसिल। अब आपके ऊपर ऊपर संख्या बची है, नीचे कुछ नहीं बचा, तो ऊपर ऊपर वाले को गुणा करा के देखो। 3 गुणा 22 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3, गुणा करो सबको, आसान आसान को पहले गुणा करा लो। 22 गुणा 5 होता है 110, 110। 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 कितना होता है? 27, 110 गुणा 27, 27 गुणा 11 आपके होते हैं 297, और आगे एक जीरो, तो 2970 रुपये आपके उत्तर आ जाएगा। तो इसमें केवल आपको फॉर्मूला लगाना था और बेलन का वक्र पृष्ठ के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना था, इतना ही क्वेश्चन था ये। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके आगे आने वाले एग्जाम में, ग्रुप बी वाले एग्जाम में आ सकता है। इसको देखो, यदि बहुपद का भाग पूरा पूरा चला जाता है, इस क्वेश्चन में मैंने कहा था आपको x बराबर पूरा पूरा भाग जाता है, तो x बराबर 2 यदि आप बहुपद में रखोगे, x माइनस 2 बराबर 0 किया, उससे क्या आया? x बराबर 2। x बराबर 2 यदि आप इस बहुपद में रखोगे तो बहुपद का मान 0 आ जाएगा। x माइनस 1/2 बराबर 0 किया, इससे आया x बराबर 1/2, और x बराबर 1/2 भी इस बहुपद में रखोगे तो मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके बाद इसने a और c के बीच तुलना करवाई है, तो अपन इसमें x बराबर 2 रखेंगे, जो भी मान आएगा 0 वो x बराबर 1/2 रखने पर भी मान बराबर आएगा। तो पहले x बराबर 2 रखते हैं, इसमें 2 रखते हैं, तो a गुणा
2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस जहां जहां एक से वहां 2 रखना है, 5 गुना 2, 5 गुना 2 10 प्लस का सी, ये आ गया आपके बराबर 0। ये बन गई समीकरण 1। दूसरे में x बराबर 1/2 रखेंगे तब भी ये 0 आएगा। 1/2 रखो, a गुणा 1/2 यानी 1/4 प्लस 5 गुणा 1/2 यानी 5/2 प्लस का c बराबर 0। समीकरण 2। अब देखो थोड़ा सा इस दूसरे समीकरण को हल कर लेते हैं पूरा। हमें ए और सी में तुलना करवानी है, तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये एलसीएम ले लेते हैं, तो ये तो है ए, 4 एलसीएम ले लिया, ए प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार यानी 10 प्लस का 4c बट्टा 4 बराबर 0। तो इस समीकरण 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए प्लस 10 प्लस 4c बराबर 0, क्योंकि ये 4 इधर 0 के पास चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो समीकरण 3। अब आपको इस 1 और 3 को तुलना करवानी है। समीकरण 1 और 3 को तुलना करवा लो, आपके पास ये संबंध आ जाएगा। तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, घटा सकते हो। देखो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो इनको घटा दो। समीकरण 1 माइनस समीकरण 3 कर दो, जिससे आपका ए और सी बचेगा और ए और सी में संबंध आ जाएगा। तो ये है 4 ए और ये ए, तो 4 ए माइनस ए यानी 3 ए। इधर प्लस का 10, इधर ये 10 से 10 कैंसिल, और आगे है आपका सी और इधर माइनस का 4c, तो c माइनस का 4c हो गया माइनस का 3c बराबर 0 माइनस 0 0, यानी ये आ गया आपके 3a बराबर 3c। 3 से 3 कैंसिल, तो आपके जो रिलेशन आया है वो आया है a बराबर c। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको ए का सीधा कोई मान तो निकालना नहीं है, जो भी मान आएगा वो ए बराबर सी आएगा, तो फिर आप ऐसे तुलना करवा के मान निकाल सकते हो। घटाने या जोड़ने का यूज ऐसे होगा, इसमें ए और सी के अलावा जो भी चीज है वो अपने कट जानी चाहिए। तो उस स्थिति में हमने यहाँ पर भी 10 था, यहाँ पर भी 10 था, तो ये जो भी चीज कट रही थी इसलिए हमने इनको घटा दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। देखो इसको कैसे करेंगे, पहले इसे हम देखते हैं इनमें अंतर कितने का है। कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले उसमें देखना अंतर क्या हो रहा है। 2 में क्या जोड़ूंगे 7 हो जाए, प्लस का 5। 7 में क्या जोड़ा, ये प्लस का 10। 17 में क्या जोड़ा, प्लस का 12। फिर आगे क्या जोड़ा, प्लस का 12। अब आगे क्या जोड़ेंगे, देखो ये तो सीरीज सेट नहीं हुई। एक बार 5 जुड़ा, फिर 10 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा, फिर 12 जुड़ा। अब आगे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या जुड़ेगा। तो ये इस टाइप की नंबर सीरीज नहीं है, इसमें आपको ध्यान रखना है। देखो ध्यान से यदि इन नंबरों को मैं देखूं तो ये मुझे अभाज्य संख्याएं नजर आ रही है, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 2 7 17 29 41 लगातार अभाज्य संख्या नहीं। इसमें देखो यदि मैं लगातार अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो 2 के बाद में आती है 3 5 फिर 7, 7 के बाद में आती है 11 13 फिर 17, 17 के बाद में आपके आती है 19 और 23 फिर 29, 29 के बाद में आपके आती है 31 और 37 फिर 41, 41 के। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये लगातार दो अभाज्य संख्याओं को छोड़ रहे हैं। हर दो अभाज्य संख्या लिखी है, दो दो को छोड़ के लिख रहे हैं। तो 41 के बाद भी अभाज्य संख्या लिखी जाएगी, सबसे पहले तो जो भी संख्या लिखी जाएगी वो अभाज्य होगी। तो इसमें ये 57 तो अभाज्य है नहीं, तो 57 तो आएगा नहीं। छोड़ो, अपने को दो अभाज्य संख्याएं छोड़नी और बाद में लिखनी है। तो 41 के बाद की अभाज्य संख्या है आपके 43, फिर आपके आती है 47 और फिर आपके आता है 53। तो इन दो को छोड़ना है और आगे अपन लिखेंगे 53। तो अगली जो टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 53। तो ये बहुत ही शानदार लॉजिक है। और इसमें यदि हम ऐसे करते तो आगे यदि +12 जोड़ते तो भी 53 आता, लेकिन वो एक टाइप का तुक्का है। सही कंसेप्ट इसका ये है। तो इस टाइप से इसको कर सकते हैं। बहुत ही शानदार लॉजिकल क्वेश्चन है ये, दो अभाज्य संख्याओं को छोड़ने का। तो आगे भी आप ध्यान रखना, इससे अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ये भी बेलन को पिघलाकर आप कितने भी गोले बना लो तो उनका जो मेन सिस्टम रहेगा वो रहेगा उनका आयतन बराबर होगा। जैसे वर्तीय बेलन को पिघलाकर जो जो भी आपके बेलन का आयतन होगा ना, बेलन का आयतन वो बराबर होगा इन सभी गोलों के आयतनों के बराबर। तो गोले कितने इसने कह दिए, 12 गोले हैं, तो 12 गुणा एक गोले का जो भी आयतन है वो इन सभी के बराबर आपका
आयतन बराबर होगा। इस कंसेप्ट को आपको यूज करना है। देखो, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन की त्रिज्या क्या है? बेलन का व्यास 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। पाई आर स्क्वायर एच यानी 8 गुणा 8। एच कितना है? ऊंचाई है बेलन की 2 सेंटीमीटर, तो गुणा 2 बराबर 12 गुणा एक गोले का आयतन। गोले का आयतन होता है 4/3 गुणा पाई गुणा आर क्यूब। और इसने गोले का व्यास पूछा यानी त्रिज्या, हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या मैं मान लेता हूँ आर। ये हो गई आर क्यूब। अब देखो, पाई से पाई कैंसिल, इधर जो भी संख्या है आर क्यूब के अलावा वो उधर भेज दो, तो यह हो जाएगा आपके 8 गुणा 8 गुणा 2 गुणा 3। इधर जो गुणा में वो इधर भाग में आ जाएगी, 12 गुणा 4। 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 से ये 8 कैंसिल 2 बार, इस 4 से ये 8 कैंसिल 2 बार। अब आपके बचा है 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। 8 बराबर हो गया आपके आर क्यूब। तो आपकी आर यानी त्रिज्या का मान हो जाएगा 8 का क्यूब रूट यानी 2। तो त्रिज्या हो गई 2 सेंटीमीटर। इसने पूछा है प्रत्येक गोले का व्यास, तो व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है यानी 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका बहुलक माध्य और माध्यिका से संबंधित प्रश्न। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को देखो अपन बहुत ही सही तरीके से करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन आपके आगे भी आ सकता है। बहुलक तथा माध्यिका का अंतर दे रखा है और आपको बहुलक एवं माध्य का अंतर पूछा है। तो इसमें देखो, आपको पहले 3 फॉर्मूले लिखा देता हूं मैं, क्या क्या फॉर्मूले हैं, किससे बना है क्वेश्चन, वो देखो आप। इससे इससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी हम चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस का 2 माध्य। ये है इनका मेन फॉर्मूला जिस पर ये क्वेश्चन बनता है। आपको बहुलक और इन तीनों में से कोई दो चीजों का मान दे देंगे और तीसरे का मान पूछ लेंगे। फिर इस फॉर्मूले के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करने पर नए फॉर्मूले बनते हैं। वो क्या बनते हैं देखो, यदि मैं 3 माध्य का इधर है, 1 माध्य का मैं इधर ले आता हूं, तो ये बनेगा बहुलक माइनस माध्य का। इधर 3 माध्य का है, उसमें से 1 माध्य का इधर आ गई, तो ये इधर आ जाएगी माइनस की, बहुलक माइनस की 1 माध्य का बराबर। फिर इधर बचेगी 2 माध्य का, और आगे ये माइनस का 2 माध्य है, ये तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, और ये माध्य का माइनस माध्य। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बन जाएगा कि आपको बहुलक और माध्यिका का अंतर देंगे और माध्यिका और माध्य का अंतर पूछ लेंगे, या माध्यिका और माध्य का अंतर देंगे और बहुलक और माध्य का अंतर पूछ लेंगे, तो आपको इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो। यानी बहुलक और माध्यिका का अंतर आपके माध्यिका और माध्य के अंतर का 2 गुना होता है। दूसरे में अपन क्या करेंगे, यहाँ लेंगे माध्य घटा लेंगे। यदि मैं इन दोनों और एलएचएस और आर इधर से भी माध्य कम कर लेता हूँ, यानी मैं घटाता हूँ बहुलक माइनस माध्य। यदि मैंने इधर से भी माध्य घटाया तो फिर मुझे इधर से भी माध्य घटाना पड़ेगा। तो ये आ गया आपके 3 माध्य का, और दूसरी तरफ से माइनस का 2 माध्य था और एक माध्य और घटाया माइनस का माध्य, तो वो भी हो गया माइनस का 3 माध्य। और 3 मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से आ गया ये माध्य का माइनस माध्य। तो यहाँ से एक और ये फॉर्मूला बना, ये है आपके बहुलक और माध्य का अंतर, माध्य का और माध्य के अंतर का 3 गुना होता है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं मेनली। इन 3 फॉर्मूलों को यूज करने पर आप किसी भी टाइप का प्रश्न कर सकते हो। अधिकतम इन 3 फॉर्मूलों के यूज से वो प्रश्न बनेगा। तो अब देखो ये प्रश्न में क्या आया हुआ है, वो देखो आप। देखो, यदि दिए गए आंकड़ों में बहुलक और माध्यिका का अंतर इसने कितना दिया है, 48। यानी बहुलक माइनस माध्यिका का जो मान दिया है वो दिया है आपको 48। बहुलक मान कितना दिया है, 48। और पूछा क्या है, बहुलक माइनस माध्य पूछा है। बहुलक माइनस माध्य पूछा है। अब अपन जाते हैं उस फॉर्मूले पर।
बहुलक माइनस माध्य का दिया है तो अपन एक बार माध्य का माइनस माध्य निकाल लेते हैं। देखो बहुलक माइनस माध्य का आपको दिया है और आपको पूछा है बहुलक माइनस माध्य, तो पहले आप ये निकाल सकते हो। बहुलक माइनस माध्य का कितना दिया है 48। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि माध्य का माइनस माध्य क्या होगा। ये होगा आपके 48 में दो का 2 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 24, यानी आपका माध्य का माइनस माध्य का मान हो गया 24। माध्य का माइनस माध्य का मान हो गया 24। लेकिन आपको माध्य का माइनस माध्य नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है बहुलक माइनस माध्य। तो फिर अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ से माध्य का माइनस माध्य आपको पता है तो फिर आप बहुत आसानी से बहुलक माइनस माध्य निकाल सकते हो। कैसे? बहुलक माइनस माध्य होगा 3 गुणा माध्य का माइनस माध्य। तो माध्य का माइनस माध्य कितना है 24। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 गुणा 3 यानी 72। यानी इन तीनों फॉर्मूलों को 2 बार इसने यूज करवाया है। तो कभी भी आपके ये प्रश्न दोबारा भी आ सकता है ऐसे, तो आपको इन 3 फॉर्मूलों पर ध्यान रखना है, इनमें से किसका मान दिया हुआ वो मान रखना है, और मान रखने पर आपका आसानी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएंगे। इस टाइप से ये आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें।